नमस्कार, मैं हूं रिजवान अहमद सिद्दीकी। आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। जैन जी की पूरी दुनिया में चर्चा है और अब देश के जैन जी भी बहुत सक्रिय हैं, जगह जगह आंदोलन होते हैं। और मध्य प्रदेश में इसका क्या असर है? वैसे दतिया चुनाव में हमने कुछ असर देखा है इसका, लेकिन मध्य प्रदेश में इसका क्या असर है? आने वाले जो विधानसभा चुनाव हैं उसमें जैन जी क्या असर डालेंगे, इन सब पर आज हम चर्चा करेंगे। रविंद्र जैन साहब से चर्चा करेंगे, लेकिन एक बात कहूँ, मजाक मजाक में ही है, लेकिन हम बात जैन जी की कर रहे हैं, लेकिन बात करेंगे जैन जी से। तो रविंद्र भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप बहुत ढेर सारा आंकड़ा खोज कर लाए हैं और मुझे लगता है 24 घंटे से अधिक मेहनत की है आपने इसमें। तो किस तरह से मध्य प्रदेश की सियासत में, मध्य प्रदेश के शिक्षा जगत में जैन जी क्या असर डालने वाले हैं? बहुत बहुत धन्यवाद रिजवान भाई। आपने ये कहा कि मैं खबर में बहुत मेहनत की है। सच्चाई ये है कि शायद ही कोई ऐसी खबर होगी हमारे सबकी खबर चैनल पे जिस पे हम लोग रिसर्च वर्क नहीं करते। काफ़ी मेहनत करते हैं, काम करते हैं। एक खबर बनाने में कई बार मैं तो 2-2, 5-5 दिन भी लगातार लगा रहता हूँ। बहरहाल अब मैं मूल मुद्दे पे आता हूँ। दरअसल मुझे ऐसा लग रहा है कि मध्य प्रदेश में जैन जी कुछ बड़ा गुल खिलाने वाले हैं और मैंने बहुत सारी चीज़ों को देखा। पहले मैं अपने तमाम सारे दर्शकों को ये बता दूँ कि जैन जी क्या हैं। आप जानते हो 97 से लेकर और 2012 तक जो बच्चों का जन्म हुआ है, यानी जिनकी उम्र 18 साल से 29 साल है, वो जैन जी मतदाता कहलाएंगे। हालांकि जैन जी तो 14 साल की उम्र से ही कहलाएंगे, लेकिन मतदाता कहलाएंगे 18 से 29 साल की उम्र के। और मैं पहले ये बता दूं कि 2024 में जब मध्य प्रदेश में जो टोटल मतदाता थे वो थे 5,39,81,065। इनमें 27.18% जैन जी थे, जिनका आंकड़ा 1,41,00,000 जैन जी। आप सोचिए रिजवान भाई, 5,39,00,000 में 1,39,00,000 2024 में थे। जो 2026 का जो आंकड़ा मेरे पास है, जिसको हम अनुमानित कह सकते हैं, जिसको हम टेक्निकल जो निकालते हैं, वो 1,47,00,000 जैन जी इस समय मध्य प्रदेश में आज हैं। लेकिन जब 2028 में चुनाव होंगे रिजवान भाई, तब तक जैन जी की संख्या 1.5 करोड़ से अधिक होगी। अब एक बात तो ये मान के चलिए कि मध्य प्रदेश में जैन जी की संख्या लगभग 28 से 29% होगी। और मध्य प्रदेश में चुनाव में कांग्रेस और बीजेपी के अंदर वोटों का जो अंतर है वो 5 से 7% वोटों के अंतर पे हार जीत हो रही है। आप जानते हैं, दोनों के टोटल वोट भी आप कर लेंगे तो कहीं 2%, 3% थे। अब यदि आप बहुत ज़्यादा बढ़ा लोगे, लोकसभा में काफ़ी बढ़ गए थे, तो ज़्यादा अंतर नहीं है। आज भी कांग्रेस, कितना भी आप कांग्रेस को बुरा भला कह लो, एक 41% वोटों के बड़े ढेर पर कांग्रेस बैठी दिखाई देती है। आप कम नहीं आंक सकते मध्य प्रदेश में। ऐसे में जब 41% वोट बैंक तो उसका खुद का है ही है मध्य प्रदेश में, तब जैन जी की और कांग्रेस बिल्कुल पूरी तरह बड़ी तरीके से आगे बढ़ रही है। आपने प्रयागराज में देखा जिस तरह राहुल गांधी, और जैन जी बेशक जुड़ा था कॉकरोच आंदोलन से, लेकिन धीरे धीरे वो राहुल गांधी उसको में सेंध लगाते चले जा रहे हैं। अब हम मध्य प्रदेश की ओर आते हैं रिजवान भाई। मुझे ऐसा लगता है कि मध्य प्रदेश के 4 शहर बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हैं और यहाँ यदि भारतीय जनता पार्टी ने बेहद गंभीरता से नहीं लिया तो भारतीय जनता पार्टी बड़ा गच्चा खा जाएगी। मैं बात कर रहा हूँ इंदौर की, क्योंकि मालवा बेल्ट के बड़ी संख्या में जो जैन जी हैं वो पढ़ने के लिए, अपना कैरियर बनाने के लिए, कोचिंग करने के लिए, ट्रेनिंग लेने के लिए, नौकरी ढूंढने के लिए यदि कहीं जाते हैं तो इंदौर आते हैं। इसी प्रकार से हम मध्य भारत की बात करें तो बड़ी संख्या में भोपाल में आपको मिलेंगे जैन जी। आप, मुझे ऐसा अंदाजा लगभग 2 लाख, 1.5 से 2 लाख ऐसे बच्चे जिनकी उम्र जैन जी है, जैन जी के आसपास है, ये लोग भोपाल में हॉस्टलों में रह रहे हैं, मकान किराए पे लेके रह रहे हैं। तो यहाँ वो अपना कैरियर बना रहे हैं, नौकरी भी कर रहे हैं और पढ़ाई भी कर रहे हैं, बहुत सारे। अब तीसरे नंबर पे मैं मानता हूँ ग्वालियर और चंबल संभाग को। ग्वालियर में क्या है कि वहाँ का परिवेश ऐसा है कि अब गाँव में रहना नहीं चाहते युवा, तो ग्वालियर के आसपास से सैकड़ों गांव से निकल कर पहले भिंड में गए, मुरैना में आए, और अब धीरे धीरे वो गुना तक का व्यक्ति, गुना सीपरी तक का व्यक्ति ग्वालियर में शिफ्ट होता जा रहा है धीरे धीरे। तो ग्वालियर एक बड़ा सेंटर है और
आपको मालूम है मध्य प्रदेश में यदि नेताओं की, समाजवादी नेताओं की कोई नर्सरी कहलाता है, जिनने एक बड़े बड़े नेता दिए हैं, वो है जबलपुर। तो ये जबलपुर, ये 4 मध्य प्रदेश के 4 शहर, इन्हें आप जैन जी की प्रयोगशाला कह सकते हैं। मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, ये जैन जी की प्रयोगशाला है मध्य प्रदेश में। और इन चारों शहरों में बीजेपी को बहुत ही कहना चाहिए, बहुत ही केयरफुल होकर इन जैन जी के साथ व्यवहार करना पड़ेगा, वरना बीजेपी धोखा खा सकती है। अभी मैं आपके इस प्रश्न का ये जवाब दे रहा हूँ, आगे जो पूछेंगे वो भी बताऊँगा। बिल्कुल अरविंद भाई, अभी तक जिस तरह से हम देखते रहे हैं कि ये शहर है, शहरी एरिया जो है वो बीजेपी को सपोर्ट करता रहा है। यहाँ ज़्यादातर विधायक हों या सांसद हों, आप जिन 4 क्षेत्रों का, आप 4 जगहों का आपने नाम भी लिया, वहाँ के भी नतीजे इसी तरह के हैं। लेकिन हर इस तरह की चर्चाओं में कहीं ना कहीं दतिया घूम फिर कर आ ही जाता है। दतिया का भी चुनाव एक लिटमस टेस्ट की तरह इस बीच में सामने आया, और दिल्ली में आंदोलन चल रहा था, उसी बीच में दतिया में चुनाव चल रहे थे। और दतिया के चुनाव में ग्रामीण और शहरी 2 तरह के क्षेत्र बटे हुए थे। जो शहरी क्षेत्र है, जाहिर है वहाँ युवा और बहुत तरह के लोग ज़्यादा अधिक, नहीं, युवा सब जगह है, पर शहरी क्षेत्र का जो युवा है वो राजनीतिक चेतना उसमें ज़्यादा होती है, क्योंकि सबसे मिलता जुलता है, कॉलेज में जाता है, पढ़ता है, एक दूसरे से बात करते हैं, एक जगह बैठने की उनकी रहती है। ग्रामीण भी में भी ऐसा नहीं कि उनमें नहीं होती है, पर मुझे लगता है कि शहरी युवा ज़्यादा कनेक्ट करता है, इस तरह के जो युवा समस्याओं के हालातों से रोज रूबरू होता है। जो हायर स्टडी के लिए जो भी होते हैं, उनको ग्रामीण से निकल कर शहर में आना ही पड़ता है, भले उसी ज़िले के हों। तो ये युवा जो हैं, आपको क्या लगता है कि इन युवाओं का असर उनके पेरेंट्स पर भी और उनके आपस के समूह की वजह से भी बहुत गहरा पड़ने वाला है? इसीलिए अगर हम देखें तो देश के प्रधानमंत्री ने आधी रात में सेल्फी मोड में एक स्टेटमेंट दिया। उसके बाद उससे पहले राहुल गांधी कोटा और इन सब जगहों पर लगातार प्रयास कर ही रहे थे इस तरह की चीज़ों के। अभी इलाहाबाद का आपने जिक्र किया हाल ही में, और इसके साथ साथ संघ प्रमुख ने भी अब जैन जी से चर्चा करनी शुरू की है। तो आपको इससे हमको अंदाज तो लगता ही है कि जैन जी बहुत महत्वपूर्ण है, और इन चीज़ों के कैसे कैसे असर देखते हैं। क्या जैन जी इन चीज़ों पर विश्वास करेगा? आपके एक एक सवाल का जवाब देता हूं मैं। सबसे पहले आपने दतिया का पूछा है, तो मुझे पहले से ये शक है कि आप दोष किसी को दे दो बीजेपी की हार का, लेकिन मुझे पहले से शक है कि इसमें जैन जी की भूमिका है। क्योंकि मात्र 200 किलोमीटर दूर जब जंतर मंतर पर प्रदर्शन चल रहा था, भूख हड़ताल चल रही थी, और उसी समय पैरेलल दतिया चुनाव चल रहा था, और वहाँ जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की पराजय हुई, और खासकर शहरी क्षेत्र का एक भी पोलिंग बूथ बीजेपी नहीं जीत पाई है, तो केवल नरोत्तम मिश्रा ने हरा दिया या कांग्रेस इतनी अच्छी पार्टी थी कि उसके प्रति बहुत ज़्यादा, या महल का कोई, मुझे लगता है इसमें जैन जी की भूमिका रही है। चाहे वो हो सकता है 4% हो, 5% हो, छोटी मोटी भूमिका रही है, पर जैन जी को इग्नोर नहीं कर पाएंगे अपन। दूसरा, आपने सवाल किया नरेंद्र मोदी जी ने रात में सेल्फी बनाई। मुझे लगता है कि अब ये डरे हुए लोग हैं, अब इनका डर, अब इनके सत्ता हाथ से जाती हुई इनको नज़र आने लगी है, और यही कारण है कि रात में 11 बजे मोबाइल रख के आप सेल्फी बना रहे हो। मुझे लगता है कि आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत ने भी ये बात समझ ली है कि देश का युवा वर्ग अब छिटक रहा है उनसे। अब आपकी बनाई बातों में आने वाला है नहीं, वो अब अपने अधिकारों के प्रति सजग हो गया है। तो उन्होंने भी कहा कि नहीं, ये तो बहुत ईमानदार हैं, बहुत बड़े देशभक्त हैं। अरे ईमानदार हैं, देशभक्त हैं, तो आपने उनके लिए क्या किया वो बताइए ना आप। आज रोज़ पेपर लीक हो रहा है, रोज सबको ये सब जो कुछ हो रहा है आप देख रहे हो सब चीज़ें। तो मुझे लगता है कि मोहन भागवत और नरेंद्र मोदी से सत्ता जब छिनती नजर आई, सत्ता जब तब इन लोगों में घबराहट नजर आ रही है, और उसके बाद में। लेकिन क्या आप मुझे बताइए, जैन जी की जो मूल समस्या है उसमें कोई विचार हो रहा है क्या? कोई सेमिनार किया क्या अभी तक इनने? आप केवल उनको बुला के मनाने की कोशिश करो। नहीं बेटा, आप सबसे बड़ी बात ये देखिए रिजवान भाई, मैं आपको बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियाँ और भी दूंगा, लेकिन अभी आपके सवाल का जवाब मैं ये देना चाहता हूँ। आपने आंदोलनरत बच्चों की बातें की आपने, आप उनकी बातों को सुनिए। वो खुले हम नरेंद्र मोदी को सीधी माँ की गाली दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? ये नफरत क्यों?
आज देश की सरकार के प्रति युवा वर्ग में इतनी नफरत क्यों है? ये निराशा है बहुत। निराशा नहीं, ये निराशा के साथ साथ पूरा भविष्य उनको अंधकार में दिखाई दे रहा है। इस सरकार ने जो किया है, नरेंद्र मोदी सरकार ने, बीजेपी सरकार ने जो किया है, हमारे ऐसी कोई प्लानिंग सामने नहीं रखी है कि युवा वर्ग कुछ उम्मीद करे। आज वो विदेश जा रहा है तो वहाँ अलग तरह की शर्तें लगाई जा रही हैं। अमेरिका में वीज़ा की कितनी प्रॉब्लम है, आप देख रहे हो। आप अपमानित कर रहे हैं, हाथ पैरों में बेड़ियां बांध के वापस फेंक रहा है वो, इनके मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा है। आप पूरे तरह से डरे सहमे प्रधानमंत्री हो आप, और देश के युवा वर्ग अब, मतलब सबसे बड़ी बात जो है ना, मुझे इतना ज़्यादा बुरा लगता है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री को कोई माँ की गाली दे, लेकिन ये जो गुस्सा है, आपने यदि आप जाइए चैट जीपीटी पर जाइए या किसी पे भी जाइए, आप गाली का अर्थ जब ढूंढेंगे ना, तो मालूम क्या कहते हैं कि शब्दों के द्वारा जब हमारा आक्रोश निकलता है, अंदर की गुस्सा निकलती है, और जब शब्द अश्लीलता उड़ लेते हैं, उसी को हम गाली कहते हैं। तो आप सोचिए कि गाली क्यों निकल रही है युवा के मुंह से, आज इतना आक्रोश क्यों है युवाओं में, और इसको कम करने की कोशिश नहीं हुई। 20 जुलाई को जिस तरह की लाठीचार्ज की, बड़ा शर्म आती है मुझे अपने प्रधानमंत्री पे। जिस प्रधानमंत्री को माफ़ी मांगना चाहिए, वो रात को 12 बजे आके बोलते हैं कि हम माफ करते हैं। यार तुम क्या माफ करोगे? माफ करते हैं, साथ में ये भी कहते हैं कि ये गुमराह लोग हैं, साथ में हम ये भी कहते हैं। और मेरी माँ को गाली दी गई, रोना 24 घंटा एक ही रोना, मेरी माँ को गाली दी गई। कैसा प्राइम मिनिस्टर हमने चुना है कि 24 घंटे रोता ही रहता है जब देखो, जबकि मेरी माँ को गाली दी गई। आप देखिए आज देश में ये स्थिति हो गई है कि आप यदि लोकसभा में कोई मुद्दा उठाना चाहते हो और धोखे से आपके मुंह से F3 निकल जाए तो आपका माइक बंद हो जाता है वहां पर। इतने डरे हुए प्रधानमंत्री, ऐसा क्या है F3 शब्द में जो प्रधानमंत्री माइक बंद कर देते हैं अपने लोकसभा स्पीकर? खैर हम विषय से विषयांतर नहीं होना चाहते। मैं राहुल गांधी की तरफ भी जाना चाह रहा था, मैं बाद में जाऊंगा, पहले आपको एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहता हूँ रिजवान भाई। मैं ये बोल रहा हूँ कि मैंने आज इस बात का रिसर्च किया था कि मध्य प्रदेश के 230 विधानसभा क्षेत्रों में जैन जी की मौजूदगी कितनी है। अपन ने मध्य प्रदेश की मौजूदगी तो देख ली है कि मध्य प्रदेश में लगभग 2028 जब विधानसभा चुनाव होगा तो 1.5 करोड़ जैन जी होगा, और जैन जी की जो गुस्सा का पारा है उसे मापने का यदि कोई थर्मामीटर इस समय सरकार के पास हो तो ये मान के चलिए कि 25 से 30% से ज़्यादा जैन जी आपके खिलाफ है। वोटिंग के समय आ सकता है, और केवल 5% जैन जी यदि आपके खिलाफ वोट डाल देगा तो परिणाम बदल जाएंगे। अब मैं आपको इतना बता देता हूँ कि एवरेज हर 230 विधानसभा क्षेत्र का जो एवरेज है, हर विधानसभा क्षेत्र में 65,000 जैन जी है। और जैन जी अकेला वोट नहीं करता है, ध्यान रखना, पूरा परिवार, वो परिवार को लेकर चलता है, क्योंकि उसके जैन जी के चेहरे पे जो सिकन होती है, जैन जी की जो नाराजगी होती है, वो केवल सरकार के खिलाफ नहीं होती है, परिवार वाले भी महसूस करते हैं, और वो भी अपने बेटे के साथ खड़े होंगे, चाहे वो विचारधारा कुछ भी हो। उन्हें लगता है कि मेरा बेटा यदि बेरोजगार है और आज गुस्से में है और वो इस सरकार को बदलना चाहता है, तो माता पिता उसके खिलाफ नहीं जा सकते, थोड़े बहुत हो सकते हैं। जाहिर है कि वो अपनी पूरी उम्मीदें लगाते हैं, अपना सब कुछ खर्च कर देते हैं, सर्वस्व निछावर कर देते हैं अपने बच्चों के भविष्य के लिए। और जब बच्चों का भविष्य नहीं बनेगा, बच्चों के लिए अवसर नहीं होंगे, बच्चे निराश की तरफ चलेंगे, तो कौन सा माता पिता है जो उनके खिलाफ जा सकता है? और हम तो ख़ासतौर से, मैं तो उसी जैन जी जनरेशन के 2 बेटियों का पिता हूँ, तो मैं उसको शिद्दत से महसूस कर सकता हूँ रविंद्र भाई। और चूँकि प्रधानमंत्री की गाली और इस तरह की चीज़ों पर भी हम बात कर रहे हैं, लेकिन हो यही रहा है कि गाली का जवाब हम कभी स्याही से दिया जा रहा है, कभी इस तरह से दिया, आक्रोश और बढ़ाने की कोशिशें हो रही हैं। आपको नहीं लगता कि इस तरह की जो आक्रोश बढ़ाने का, फिर कभी आरक्षण पर पुनर्विचार के बहुत ढेर सारे ट्रोलर आ जाते हैं, बहुत तरह की चीज़ें विषयांतर करने की जो एक कोशिश है, क्या ये सफल हो सकती है, लगता है आपको? देखिए, बिल्कुल आपका कहना सही है कि अब आप बरगला नहीं सकते उनको, ये लोग समझ गए हैं, ये जाग गए हैं। ये मैं आपको बताता हूँ, अभी अपने जो पड़ोसी देशों में हुआ, चाहे बांग्लादेश में हुआ, नेपाल में हुआ, श्रीलंका में हुआ, जिस तरह से मुझे ये डर लगता है रिजवान भाई, कभी कभी मैं चिंतन करता हूँ तो मुझे ऐसा दिखता है मेरे अपने चिंतन में कि एक भीड़ घुस गई फला टीवी चैनल में और एंकर को खींच के मारने लगी। ये मैं कल्पना करता हूँ कि किसी दिन हम जिस तरह की जर्नलिज्म कर रहे हैं, जिस तरह से हम इस देश के साथ, इस युवा पीढ़ी के साथ धोखा कर रहे हैं पत्रकारिता के जरिए, हम मूल समस्याओं से ध्यान भटकाते हैं, हम लगातार हिंदुस्तान पाकिस्तान, हिंदू मुस्लिम, ये जो हम सब चीज़ें कर रहे हैं ना,
ये मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जेन जी सबक सिखाएगी, क्योंकि ये अपने परिवार को भी सबक सिखाने की क्षमता रखती है, ये समाज को भी सबक सिखाने की क्षमता रखती है और ये सरकारों को भी बदलने की क्षमता रखती है। तो निश्चित तौर पे हमें कल्पना करके ही हम शेयर उठते हैं कि आखिर क्या होने वाला है। पड़ोस में आपने देखा कि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के घरों में घुस घुस के सामान उठा लाए और ऐसे लेके जा रहे हैं, आराम से कंधे पर रख के उनके फर्नीचर ले जा रहे हैं, ये कर रहे हैं। आखिर इस देश को हम कहाँ ले जा रहे हैं? अब यदि नहीं सुधरे और बहुत जल्दी यदि हम लोगों ने अपने ट्रैक को नहीं बदला, आप देखिए कि आज आप कोई भी टेंडर निकाल दीजिए, हमारे कुछ 2-4 गुजराती भाई हैं, उनको उनकी तिजोरी भरने 12 साल एक सरकार और 2 व्यक्ति सरकार में बैठे, 2 उद्योगपति की तिजोरी भरने से फुर्सत नहीं मिली। क्या युवा समझ नहीं रहा आज का युवा कि क्या हो रहा है इस देश में? केवल सारा के सारा पैसा जिस भारतीय जनता पार्टी के खजाने में 2012 में 150 करोड़ थे टोटल, मैं भारतीय जनता पार्टी के फंड की बात कर रहा हूं, आज उसके पास 12,000 करोड़ रुपए हैं। 600 शहरों में उनके दफ्तर बने हैं। एक ऐसा पैसा किसने दिया? कहां से आया ये पैसा? आज ये युवा जवाब मांगेगा सड़क पर खड़े होकर आपसे। अब आपको हर प्रश्न का जवाब देने के लिए तैयार रहना चाहिए। चलो भाई, इस पर दूसरी तरफ बढ़ते हैं हम। राहुल गांधी ने युवाओं की इस नब्ज़ को काफ़ी पहले समझ लिया था। सबसे पहले अगर मुझे ध्यान आता है कि शिक्षा मंत्री का इस्तीफा धर्मेंद्र प्रधान का भी राहुल गांधी ने ही मांगा था। जेन जी आंदोलन तो बाद में इस तरह के आया। अभी इलाहाबाद, उससे पहले कोटा और जगह राहुल गांधी भी लगातार। क्या कांग्रेस को इसका कोई फ़ायदा मिल सकता है? देखिए, अब जब एक से लोग नाराज होते हैं तो दूसरी ओर जाना मजबूरी है। कांग्रेस ने कोई ऐसा कुछ नहीं करके दिखा दिया जिसके वजह से लोग बहुत ज़्यादा उसको गोद में लेके घूमें। लेकिन हाँ, ये बात सही है कि एक पप्पू की छवि से राहुल गांधी बाहर आ रहे हैं। अब युवा जिस तरह का मैंने प्रयागराज में देखा और जो भीड़ मैंने देखी प्रयागराज में, ये एक तरह से कहना चाहिए एक सैंपल है बीजेपी के लिए, इस देश के लिए। आप समझने की कोशिश करो, मैं ये कह रहा हूँ राहुल गांधी के उसमें इतने लोग जा रहे हैं बड़ी संख्या में, और राहुल गांधी जिस तरह से कनेक्ट कर रहे हैं युवाओं को, और युवाओं की भाषा में बोलते हैं, वो फ्लाइंग किस करते हैं। वो नेता नहीं है जो आते थे बड़ी गंभीरता से और फिर वो बैठ के, अलग तरह का माहौल है। और अब राहुल गांधी की ये ट्रेनिंग तो मैं देख समझ में आ रही है कि राहुल गांधी जैन जी से कनेक्ट अच्छी तरह से कर पा रहे हैं। मुझे नहीं पता है कि इसका फायदा कितना कांग्रेस को मिलेगा, नहीं मिलेगा। क्योंकि अभी झारखंड में जिस तरह का आंदोलन चल रहा है सरकार के खिलाफ है, जाहिर है कि कांग्रेस भी उस सरकार गठबंधन का हिस्सा है, वहाँ एक अलग तरह की नहीं। लेकिन आप देखिए, राहुल गांधी के सोरेन के संबंध अच्छे होने के बाद भी राहुल गांधी ने समर्थन किया उसका, जो आंदोलन झारखंड में चल रहा है उसका समर्थन किया है। आपने देखा 2-3-4 अधिकारियों के इस्तीफे भी हो गए हैं कल वहाँ पर, और परिणाम मुझे आज शाम तक झारखंड से कोई अच्छी खबर आने की उम्मीद है कि वो जो भूख हड़ताल चल रही है और ये सब कुछ जो आंदोलन चल रहा है उसमें सरकार को झुकना पड़ेगा। बिल्कुल रमन भाई, कैंपस में अब इलेक्शन होने वाले हैं मध्य प्रदेश में। न्यायालय के आदेश के बाद मुख्यमंत्री को निर्णय लेना है कि प्रत्यक्ष है कि अप्रत्यक्ष है, क्योंकि जेनजी से ही जुड़ा हुआ ये भी एक मसला है। और कई तरह का नेतृत्व इन कैंपस से खड़ा हुआ है बहुत जैसे आप खासतौर से जबलपुर का जिक्र कर रहे थे, तो वहाँ तो समाजवादी आंदोलन, शरद यादव से लेकर प्रहलाद पटेल जैसे बहुत ढेर सारे, डॉक्टर गोविंद सिंह जी, हाँ बिल्कुल वो भी वहीं थे, वो भी समाजवादी आंदोलन के ही हिस्से थे। तो ये सब चीज़ों के बीच अब आप देख रहे हैं इलेक्शन सरकार को क्या लगता है कि किस तरह के मोड में कराने की? अब देखिए, डॉक्टर मोहन यादव जी के दिमाग में क्या है, पर हाईकोर्ट ने क्लियर कर दिया है कि आपको छात्र संघ चुनाव कराने हैं। अब उसको प्रत्यक्ष कराएंगे या अप्रत्यक्ष कराएंगे, ये सीएम को निर्णय लेना है। पर मुझे ऐसा लग रहा है कि यदि प्रत्यक्ष रूप से चुनाव होते हैं तो मध्य प्रदेश में छात्रों का जो एक वो है मूवमेंट और तेज होगा, बहुत तेज होगा, और उसमें बीजेपी कांग्रेस भी अपनी भूमिका निभाएंगे क्योंकि दोनों के छात्र संगठन हैं। मुझे लगता है कि इस बार बीजेपी को प्रत्यक्ष करा देना चाहिए ताकि जो विद्यार्थी परिषद है उसे एक अच्छा मौका मिलेगा अपनी टीम बनाने का, लोगों को जोड़ने का। ये देखिए, वो बिल्कुल वैसी है जैसे एक चाकू होता है ना, तो चाकू के 2 उपयोग हो जाते हैं। एक होता है कि आप सब्जी को काट के अपना पेट भर लीजिए, एक होता है चाकू को पेट पर घोड़ के अपने प्राण निकाल दीजिए। तो चाकू की अलग अलग भूमिकाएं हैं। वैसे ही यदि आप प्रत्यक्ष चुनाव कराते हैं, एक और युवा वर्ग सक्रिय होगा तो दूसरी ओर आपके जो है वो है विद्यार्थी परिषद, उसको भी एक अच्छी टीम बनाने का मौका मिलेगा। तो दोनों ही चीज़ें हैं, देखते हैं क्या। लेकिन इसमें मुझे लगता है कि मोहन यादव जो भी फैसला करेंगे वो संघ को विश्वास में लेके करेंगे। संघ की महत्वपूर्ण भूमिका इसमें रह सकती है। और युवाओं की पसंद नापसंद भी इसमें बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए कि अब
युवाओं को सबको आकर्षित करना है। देखिए, आप छात्र संघ चुनाव कैसे भी करा लो, अब देश का युवा जग गया है। मैं आपको बता रहा हूँ, आप छात्र संघ चुनाव आप प्रत्यक्ष भी करा लोगे तो सरकारी कैंपस तक सीमित है ना। वही मैं कह रहा हूँ कि आप चाहे कैसे भी करा लो, अब देश की युवा पीढ़ी जाग चुकी है। उसे इंसाफ चाहिए, उसे न्याय चाहिए, चाहे कुछ हो जाए, उसे अपना भविष्य सुरक्षित चाहिए। और यदि आप ये नहीं कर रहे हो तो आप फिर सरकार से अपना बोरिया बिस्तर मान लो, जहाँ भी आपने अपना थैला टांग के रखा है उसको उठा लो आप और कंधे पे टांग लो। बिल्कुल, धन्यवाद रविंद्र भाई, आपने बहुत महत्वपूर्ण चर्चा की है, इसलिए कि आपने समझ लिया कि जेन ज़ी जो है वो अब रुकने वाला नहीं है और एक सफलता की इबारत भी उसके सामने है। इसलिए कि जंतर मंतर में जो कुछ भी हुआ उसने सरकार को उनसे चर्चा करने के लिए मजबूर किया, सरकार को बैकफुट पर किया और जंतर मंतर ही नहीं, झारखंड तक ये आंदोलन पहुंच गया। देश के जगह जगह ये आंदोलन है, मध्य प्रदेश के भी कई हिस्सों में बड़े स्तर पर आंदोलन हुए। तो अब जाहिर है कि जो तरुणाई है जाग गई है, ये इंसाफ मांग रही है, अधिकार भी मांग रही है और साथ ही में अवसर भी मांग रही है। तो आपको अवसर देना पड़ेगा, इसलिए कि इस युवा के साथ उसकी पिछली पीढ़ी भी साथ खड़ी हो गई है और इसीलिए देश के प्रधानमंत्री हों, नेता प्रतिपक्ष हों या संघ प्रमुख हों, सब ने इन युवाओं की तरफ रुख किया है। लेकिन रुख करने का अपना अपना अंदाज है और किस पर युवा विश्वास करता है, ये सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन मध्य प्रदेश में जो चुनाव होने वाले हैं विधानसभा के 2028 में, उसमें ये जेन ज़ी कोई बड़ा गुल खिला सकता है, इस पर सबकी निगाह है। धन्यवाद। अगर आपको हमारे कार्यक्रम पसंद आए तो इसे आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए।